हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका सदानीरा जीएस एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, जो बिहार के सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। खास तौर पर बिहार दरोगा एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला है दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, यानी दूरी और समय क्या देता है, तो दूरी बटा समय बराबर चाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चाल। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान गति है तो चाल इसका क्या होगा, यानी गति या चाल एक ही बात है, चाल या गति यही स्थिर होगी क्योंकि एक समान पूछा जा रहा है। ओडोमीटर किसका मापक है? ओडोमीटर दूरी का, ओडो से दूरी मापते हैं, खास तौर पे वाहनों में लगा रहता है। लेक्टोमीटर का उपयोग किसका मापने के लिए किया जाता है? तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, ऑप्शन नंबर ए सही है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। उच्च ताप को अधिक तापमान, अरे जब भी पूछेगा उच्च ताप को अधिक दूरी से तो पायरोमीटर, पायरोमीटर। किस उपकरण का उपयोग से किसी तरल के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है? तरल के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है, तो जब भी तरल को मापने की बात होगी तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो किलोवाट नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। एक जूल बराबर कितना होता है? तो एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ये देख लीजिएगा, एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, और एक जूल होता है कितना, 0.24 कैलोरी का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का, दूरी का। पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ठीक, मीटर में भी पूछेगा और सेंटीमीटर में भी पूछेगा, आप उसको बदल लीजिएगा। और एक पार्सेक बराबर 3.08 गुने 6, एक 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर, या फिर इसी को कहते हैं 3.262 प्रकाश वर्ष। विषम ज्ञात करें, विषम। वोल्टामीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर। ठीक, वोल्टामीटर से विभवांतर मापने के लिए करते हैं, अमीटर से विद्युत परिपथ नापते हैं, गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ धारा की उपस्थिति में, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, ऊंचाई। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक में यूज होने वाले हैं, लेकिन अल्टीमीटर ऊंचाई में यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विषम है। ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जा सकता है। तो ऑडियोमीटर दूरी का, ऑडोमीटर दूरी का। निम्न में से कौन सा एक ध्वनि की इकाई है? कौन सा एक ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की इकाई है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो केल्विन भी तापमान का है, फ़ारेनहाइट भी तापमान का, सेल्सियस। कैंडेला नहीं है। कैंडेला किसकी है? ज्योति तीव्रता की, तीव्रता, लुमिनस इंटेंस की मापक है कौन? कैंडेला। किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो वेग और चाल का मात्रक क्या है? समान है। दोनों का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? 7 मूल मात्रक हैं जो आपको याद होना चाहिए, जिसमें से मीटर, सेकंड, एम्पियर मूल मात्रक है, ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। ठीक, मीटर दूरी का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। एसआई में वोल्ट सामान्यतांक का मान है, नहीं एसआई यूनिट में बताना है
कि वोल्ट समान नियतांक का मान कितना होता है। तो नियतांक है तो स्थिर मान होगा कभी भी, इसको याद रखिएगा 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी। 1.38 गुने 10⁻⁻23 जूल प्रति केजी, -23 याद रखना है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। बल का विमीय समीकरण क्या है? mlt के पावर -2, mlt के पावर -2, सी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की। विद्युत शक्ति का माप वाट, वाट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का जब भी पूछेगा तो टेस्ला, टेस्ला। और चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स पूछेगा तो वेबर, फ्लक्स, फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, जूल। और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एंट्रोपी की इकाई क्या है? एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो जे इंटू के -1 इंटू मोल -1, जे इंटू के पावर -1 इंटू मोल के पावर -1, ठीक है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक भौतिक राशि है जो किसी उष्मा गति के निकाय के डिसऑर्डर को मापती है। इसका मात्रक होता है जूल केल्विन, जूल बट्टा केल्विन, जूल बट्टा केल्विन, जूल बट्टा केल्विन याद रखेंगे, या जूल बट्टा केल्विन इंटू मोल, जूल बट्टा केल्विन -1, के पावर -1, जे से जूल, के से केल्विन, केल्विन के पावर -1, मोल यानी जूल। जब यहां आ जाएगा तो बट्टा में होगा तो केल्विन होगा, और इसी केल्विन को अगर इसके साथ चाहे तो लिखे तो के पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। और चूंकि है तो मोल, और मोल के पावर -1। नेक्स्ट, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है रिक्टर, रिक्टर स्केल पे। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? उष्मा की इकाई नहीं है तो फोन, फोन उष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर 10, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, याद रखिएगा। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में, हर्ट्ज, हर्ट्ज में, एच जेड। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होता है, दो यानी सदिश राशि के बारे में पूछ रहा है, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। जब मान अलग अलग होगा तो उनका परिणाम क्या होगा? रिजल्टेंट जो है शून्य नहीं हो सकता। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध के बारे में कुछ पूछे, लैक्टोमीटर मार देना है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी एन एम स्क्वायर। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई है वाट, विद्युत शक्ति का इकाई है वाट, विद्युत शक्ति वाट। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? जितना भी नियतांक पूछेगा उसका मान सेम होता है, तो उसमें आपको कभी भी पूछेगा तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना। 6.63 गुने 10⁻⁻34, याद रखिएगा 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल, जूल एस, जूल सेकंड, जूल सेकंड। नेक्स्ट है
कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सापेक्ष आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? इस तरह को सवाल को निकालने के लिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। F बराबर 9/5C प्लस 32। इतना आप हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला रहेगा तो आपको याद रहे। जो जो मान दिया वहां बैठा देना है। करना क्या है? F है आपको 5 बराबर 9/5C गुना में है मतलब प्लस 32। अब आपको क्या करना है? 9/5C 32 इधर जाएगा तो 32 में से 5 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -32 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -27। C बराबर 27/9 गुने 5 -27 है तो 9 तिरका 27, 15 -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई ओम। प्रतिरोध पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, मारना है ओम। अब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर। ओम मीटर ध्यान रखिएगा, दो चीज, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर, वो कंफ्यूज नहीं करना है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई है। ताप के मापने की इकाई है। ताप को मापने की क्या इकाई है? सेल्सियस। सेल्सियस। वोल्ट मीटर यंत्र का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है तो विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर। दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त जब भी दूध, लैक्टोमीटर। निम्नलिखित में से सदिश राशि, सदिश राशि वो है जिसमें दिशा हो और परिणाम दोनों हो। दिशा और परिणाम दोनों हो तो वेग। वेग ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है यानी सदिश राशि है? तो प्रतिबल। प्रतिबल एक सदिश राशि है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का कैंडला। कंफ्यूज नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन भार का मात्रक नहीं है? तो भार का मात्रक नहीं है डाइन। डाइन। सीजीएस पद्धति में डाइन क्या है? बल का मात्रक है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी का इकाई है बेकुरल। 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 जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक है? आंधी झंझावात का संभावना। आंधी झंझावात का। तो बैरोमीटर का तापमान अचानक नीचे गिरे तो आंधी झंझावात या तूफान की संभावना। अब ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर का तापमान अचानक से गिर रहा है, यहाँ अचानक से गिरेगा तो आंधी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, जब तूफान, आंधी तूफान, ठीक, इसका मौसम रहेगा। लेकिन धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ये धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होता है, तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा। यदि बैरोमीटर पैमाना में वृद्धि हो, ऊपर जाए तो साफ मौसम रहता है। साफ मौसम रहता है, ध्यान रखिएगा। अचानक गिरे तो तूफान, धीरे धीरे गिरे तो वर्षा। अचानक गिरे तो तूफान, धीरे धीरे गिरे तो वर्षा। अच्छा, उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है 10 के पावर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, प्रभावित त्रिज्या होती है 10 के पावर
माइनस 10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या होती है, नाभिक, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10 के पावर 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी प्रभावित त्रिज्या में आंसर। और नाभिक पूछे, नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15 मीटर। नेक्स्ट है, फेदोमीटर से क्या नापते हैं? फेदोमीटर से नापते हैं समुद्र की गहराई। भूकंप की प्रबलता की मापी जाती है, भूकंप की प्रबलता रिक्टर पैमाना से, रिक्टर पैमाना से। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि है, तो कार्य जो है वो अदिश राशि है। बार किसका मात्रक है? बार किसका मात्रक है? तो बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। लेकिन यहाँ मीटर में कुछ नहीं है तो सीएम में दिया है तो घट जाएगा, यानी 10 के पावर माइनस 7 सीएम। ऑप्शन नंबर सी आंसर। यह एक अश्व शक्ति के समतुल्य है, तो एक अश्व शक्ति बराबर 1046 वाट। लक्स किसका इकाई है? तो लक्स प्रदीप्त का इकाई है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर माइनस 12 ग्राम होता है। एफपीएस प्रति में द्रव्यमान क्या है? तो एफपीएस में द्रव्यमान है फुट, फुट होता है लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए होता है पाउंड, पी से पाउंड, तो फुट पाउंड सेकंड इसको बोलते हैं। द्रव्यमान नापेंगे किससे? पाउंड से। ऑप्शन डी। वह संख्या जिसमें यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर 10 के पावर 6, यानी 10 लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। उपकरण जो वायु दाब के मापने में प्रयुक्त होता है, वायु दाब को मापता है कौन? बैरोमीटर, बैरोमीटर। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन अमीटर। प्रकाश वर्ष दूरी का। निम्न यंत्र में से पवन का वेग एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। एसआई पत्ती में बल का मात्रक न्यूटन। दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम मापता है तरंग धैर्य को, तरंग धैर्य को। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। एक सेल का ईएफ, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिविटी बल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव बल होता है अदिश राशि होता है। एसआई पत्ती में तापक्रम का मात्रक, एसआई पत्ती में हमेशा तापक्रम का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट। निम्न में से किसे ऊर्जा व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ऊर्जा की बीमा यानी डायमेंशन क्या होती है? तो एम एल के पावर 2 टी के पावर -2। 78 दूध की शुद्धता, फिर वही बात है लैक्टोमीटर, बहुत बार रिपीट मारता है। एम के पत्ती में बल की इकाई क्या है? एम के पत्ती में बल की इकाई जो है न्यूटन है, न्यूटन है। निम्न में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, यानी जिसमें आपको परिणाम और दिशा दोनों होगा? तो बी विस्थापन जो है अदिश नहीं है, सदिश राशि है। निम्न में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? तो विद्युत शक्ति की इकाई कौन नहीं है? वाट पर सेकंड।
कार्य का इकाई क्या होता है? कार्य की इकाई जूल। निम्न में से कौन अदिश राशि है? कौन अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर सी, शक्ति अदिश राशि है। निम्न में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो न्यूटन। न्यूटन ऊर्जा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है यांत्रिकी। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के द्वारा, यानी F बराबर ma जो निकालते हैं ये कहां से आता है? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से आता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। 1 के बराबर या कम होता है। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जड़त्व के नियम को कहा जाता है गति का पहला नियम। गति का पहला नियम। रैखिक संवेग के बदलने से दर को कहते हैं, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं सी, बल। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं एक ही वस्तु पर, अलग अलग वस्तु पर। तो सबसे पहले लगेगा अलग अलग वस्तु पर और विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। वेग को प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। 1/3 देखिए यहाँ 1/2 mv स्क्वायर 3 करने पर 1/2 m स्क्वायर m v स्क्वायर बटा 9। k1 बराबर k बटा 9। k1 बराबर k बटा 9। सिंपल है। जैसे k बराबर 1/2 mv स्क्वायर याद है तो 1/2 mv, ठीक। v स्क्वायर की जगह पर क्या कर, वेग को दुगुना किया जा रहा है, 1/3 घटा दिया तो v 1/3 का बटा 3, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा ही निकल जाएगा। तो इसका 1/2 mv स्क्वायर बटा 9। अगर इसको k मान लिया जाए k बटा, सबको k मानना तो k बटा 9। जो नीचे वाला आएगा इसी का स्क्वायर v में जाएगा तो स्क्वायर 1 k बटा 9। नेक्स्ट, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है, 2 सेंटीमीटर उसको बढ़ाया जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान u है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो सही उत्तर है 25 यूनिट। अब कैसे देख लीजिए, यहाँ u बराबर 1/2 k x स्क्वायर, ठीक है। x लंबाई तक खींचा जा रहा है तो u बराबर 1/2 k गुने 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर तक विस्तारित किया गया। एक समीकरण ये हो गया k बराबर 1u/2। दूसरा, जब 10 सेंटीमीटर किया गया तो u1 2 गुने 10 स्क्वायर। अब 1/2 u/2 गुने 10, अब इसको सॉल्यूशन में निकालेंगे तो 25 u हो जाएगा, ठीक है। 25। सही कथन का चयन करें। करें सही कथन, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर के निकाय का कुल संवेग 0 होता है। एक कथन क्या है? असत्य है। एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रहे वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। गलत। प्रत्यास्थ टक्कर में कुल निकाय कुल संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत है m1 v1 बराबर m2 v2। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों का समान अर्थ है धनात्मक दिशा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है,
बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे यहाँ घट जा रहा है। जीरो से शुरू करना है आपको। यहाँ भी क्या है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। यहाँ क्या है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। यहाँ देखिए धनात्मक दिशा में, यानी ये जीरो है, यहाँ वन माइनस टू है, तो यहाँ से V1 से शुरू हो रहा है और ऐसे सीधे सीधे धनात्मक बढ़ते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट, रॉकेट कार्य प्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट किसके कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, किसका उदाहरण है? तो गति जड़त्व का। देखिएगा, चलते हुए रुकना और बैठे हुए पीछे जाना, दो चीज होता है। अगर आप बैठे हैं, कोई चीज चली तो अचानक से आप पीछे जाएंगे। अगर आप चल रहे हैं, कोई चीज रुकी, अचानक से आप आगे जाएंगे। तो चल रहे हैं तब रुक रहा है तो गति जड़त्व, बैठे हुए हैं अचानक चलेगा तो विराम जड़त्व। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलती हुई कार में अचानक ब्रेक लग रहा है, चल रहा है अचानक रुक रहा है तो गति के कारण जड़त्व है। बैठा और रुका हुआ अचानक चल गया तो विराम के कारण जड़त्व है। ये चीज याद रखिएगा। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय का आलेख का ढाल होता है। एक समान गति, जब एक समान गति दिखाएगा तो उसका ढाल हमेशा शून्य रहेगा, यानी वो बढ़ेगा ही नहीं। यानी जैसे ऐसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, जैसे एग्जांपल ये ग्राफ है, ठीक है। तो एक समान मान लीजिए कि यहाँ टी है, दूरी है, और एक टी समय है। तो एक समान है तो ऐसे दिखाएगा गति, यानी यहाँ जितना गति है उतना गति यहाँ भी है, यहाँ गति। तो यहाँ ढलान क्या है, कुछ नहीं है, यानी पैरेलल जा रहा है तो शून्य ढलान है। वहीं अगर एक समान नहीं रहेगा तो या तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, या लगातार बढ़ेगा ऐसे बढ़ेगा, या फिर लगातार घटेगा तो ऐसे घटेगा। तो यहाँ क्या है, शून्य होगा। मुक्त पतन का उदाहरण है, यानी स्वतंत्र रूप से क्या होता है जो गिरता है, एक समान त्वरण वाली गति का। स्वतंत्र होगा क्या, तो एक समान त्वरण होगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी। देख लीजिए 1/2, तो यहाँ भी को दुगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, चाल दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी होगी। निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है? किसका जड़त्व अधिकतम होता है? जो ज्यादा भारी होगा तो रेलगाड़ी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है, नियत रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तब विस्थापन होता है ए, तब विस्थापन ए होता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल। बांधों में संग्रहित जल युक्त है स्थितिज ऊर्जा का। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। बल और प्रतिबल विपरीत दिशा में काम करेंगे और अलग अलग वस्तु पर काम करेंगे। कौन सा एक ग्राफ एक समान त्वरण है, एक समान त्वरण एक समान रूप से हाइट बढ़ रहा है समय के अनुसार से, तो ए। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु में संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का प्रतिशत में वृद्धि कितना होगा, तो सही उत्तर होगा 300। सही उत्तर होगा 300। कैसे? काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ठीक, अब देखिए p बराबर यहाँ क्या है, संवेग है। अब कह रहा है कि संवेग को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना, p² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4p² बटा 2m।
अब आइए 4p² बटा 2m माइनस p² माइनस 2m, pm बराबर इतना, और फिर इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 300% आएगा। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन को खंभे को 12 सेकंड में पार करते हैं, ट्रेन की गति क्या है? तो आप यहाँ ट्रेन का 12 सेकंड 250 मीटर चलती है, तो जो ट्रेन की गति क्या होगा 250 बटा 12 यानी दूरी बटा समय, तो 125 बटा 6 गुना 18 बटा 5 से भाग दे देंगे तो मीटर प्रति, तो घंटा में हो जाएगा। नहीं, घंटा में ले जाने के लिए क्या करेंगे 18 बटा 5 से भाग कर देंगे, तो आप यहाँ सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे 75 किलोमीटर घंटा आएगा, ऑप्शन सी। जब गर्म जल को सोते यानी हॉट स्प्रिंग में इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है, इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है भूतापीय भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा, यानी एक वस्तु क्या है स्थिर है, एक निश्चित वेग से गति भी कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का प्रथम नियम का। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? यदि किसी वस्तु गति की अवस्था में हो, गति या विराम की अवस्था में हो, विराम की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जा सकता। तो बाह्य बल अगर कोई आरोपित नहीं किया जाएगा तो चलने वाली वस्तु लगातार चलते रहेगी, रुकी हुई वस्तु लगातार रुकी रहेगी, यानी स्थिति और स्थान में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। उसी कारण जब कोई वस्तु चल रही है तो घर्षण अगर पीछे से काम करता तो इसीलिए उसको घर्षण बल भी कहते हैं। पर ये नियम किसका है कि बाकी अन्य चीजों को समान कर दे, लाइक फ्रिक्शन को भी हटा दिया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए और ये तय किया जाए कि कोई वस्तु चल रही है तो उसको रोकने के लिए बल की जरूरत पड़ेगी, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए बल की जरूरत पड़ेगी। ये नियम किसका है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, और इसी से क्या है जड़त्व का नियम भी आता है। इकाई सतह पर क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? ये मान लीजिए इकाई सतह है और इस पर लंबवत बल लगेगा ऐसे, ठीक है, ये सतह है, ये बल है, इकाई सतह पर, इकाई सतह क्षेत्रफल पर, और मान लीजिए कि क्षेत्रफल कुछ है, सतह का क्षेत्रफल, इस पर बल लगेगा, तो बल लगेगा तो क्या करेगा इसको दबाएगा, तो दबाएगा तो क्या हो जाएगा दाब। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि उसमें ऊर्जा संग्रहण का इस्तेमाल किया जाए तो एक तो संपीड़ित वायु, अगर कोई वायु है उसको कहीं इकट्ठा कर लिया जाए और कहीं रख पैक कर दिया जाए तो उसको जब छोड़ा जाएगा तो उसे एनर्जी निकलेगी। एक तो है, एक स्प्रिंग उसको खींच के या फैला के रखा है तो उसमें ऊर्जा क्या रहेगी संचित स्थिति में रहेगी। कैपेसिटर में भी, संधारित्र में भी वही बात है और बैटरी में भी वही बात है। सारे ऑप्शन से क्या है सही है, सब में ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है किसी न किसी रूप में। समय के साथ वेग परिवर्तन को किसे प्रभावित करता है? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, 8वीं 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा होगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? रॉकेट के प्रणोदन में शामिल होता है तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ये रॉकेट है मान के चलिए, और यहाँ इसे धुआं जिस तेजी से नपा उतने तेजी से इसको आगे ढकेलता है। नहीं तो प्रत्येक क्रिया के बराबर यानी एक क्रिया हुआ, यहाँ से एक विपरीत प्रकृति प्रतिक्रिया हुआ और इक्वल हुआ, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ हो रहा है तब रॉकेट आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के तृतीय गति यानी तीसरा गति। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर में क्या होता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी मोटर है, ठीक है, इसमें लाइन देंगे आप करंट देंगे तो चलना शुरू होगा, चलेगा,
तो मोटर नाचेगा, नाचेगा तो उससे कोई ना कोई काम होगा, यानी यांत्रिक होगा नहीं। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? F वेरिजेस 1/r²। ठीक है, ये दो बिंदुओं के मध्य आवेश के मध्य दूरी R हो और उनके बीच लगने वाला बल हो तो कूलम का ये नियम क्या कहलाता है? लगने वाले बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम का नियम क्या कहलाता है? लगने वाले बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग क्या है? R है, दूरी है, और इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी समानुपाती रहता, ये व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? राशि u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चिन्ह का अर्थ है s क्या है? दूरी है। दूरी का क्या होता है? लंबाई गुना समय। नहीं, s क्या है? लंबाई और समय। ठीक, t क्या है? तो समय है, और हाफ का हाफ है। ये क्या है? एल टी के पावर -2 है, और t का समय का t ही उसका रहेगा। त्वरण को एल टी, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना जी, तो मीटर के लिए l, लंबाई, लंबाई के लिए l, और t के लिए t, तो l t के पावर -2 t स्क्वायर, तो t के लिए t। ठीक, s बराबर मीटर लंबाई है तो मीटर पर सेकंड होता है ना, तो l के पावर t। अब देखिए t t, अब आइए l के पावर t 0, t से t क्या हो गया? कट गया, t का पावर 0, l के पावर t से t कट गया, t के पावर 0, तो l के पावर 1 बराबर l, तो सही उत्तर है l। सड़क पर चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहले कार के पहिए में लगने वाला बल का क्रम पूछ रहा है। तो पहिया क्या होता है? चलता है, तो लोटनिक। सड़क क्या रहता है? स्थिर, और स्थिर सड़क पर लौटेगा तो लास्ट में गतिज। यानी सबसे ज्यादा बल जो क्या होगा, सही का होगा क्या? सबसे पहले लोटनी घर्षण लगेगा, लोटनी घर्षण सबसे बड़ा होगा। ठीक, फिर उससे बड़ा होगा स्थितिज घर्षण, तो नहीं, सबसे बड़ा होगा लोटनिक, फिर होगा स्थितिज, और फिर होगा गतिज, फिर होगा गतिज। नहीं, बांध के जल, कोई भी जल बांध का हो, चाहे घड़ी का सुई देने के बाद रुकी हुई हो, तो सब स्थितिज ऊर्जा में होता है। 72 किलोमीटर आवर का वेग का अर्थ है 72 किलोमीटर आवर। 72 किलोमीटर आवर को क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड। इस तरह का कोई भी सवाल है, हमेशा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 5/18 या 18/5। किसमें कौन लगेगा? ध्यान रखिएगा, किलोमीटर आवर क्या है में बदलना हो, जिसमें बदलना हो, जैसे किलोमीटर आवर में बदलना है, तो किलोमीटर आवर मीटर प्रति सेकंड से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा उसको 18/5 से गुना करेंगे। अगर उसे छोटा में आना है, यानी किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है, छोटा में आना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में 72 किलोमीटर जाता है। इसको मीटर प्रति सेकंड में हमको लाना है, मीटर यानी छोटा में जाना है, तो 5/18 हो गया, 18 से कट गया, 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भौतिक मात्रा, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? जड़त्व का मापन है क्या? द्रव्यमान, द्रव्यमान। जिसका माप द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व अधिक। भारी वस्तु का जड़त्व हमेशा हल्की वस्तु की जड़त्व से अधिक रहता है। क्लियर कट याद रखें। रेल पूछे, ट्रक पूछे, देख लें उसमें कौन भारी है, जो भारी है उसका जड़त्व हमेशा अधिक होगा। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? गतिज ऊर्जा के समीकरण E
बराबर 1/2 mv स्क्वायर। समीकरण v बराबर u प्लस at की जानकारी देता है। वेग समय का एक फंक्शन है। v बराबर u प्लस at, वेग समय का एक फंक्शन है। ठीक है, बस के अचानक गिर जाने से स्थिति में बस में सवार यात्री आगे झुक जाता है। ऐसे में न्यूटन किस गति के नियम से होता है? जिससे जड़त्व मिलता है। तो जड़त्व किससे मिलता है? गति के प्रथम नियम। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो उसका आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह क्या होगा? रूट दुगुना हो जाएगा। आवर्त काल क्या हो जाएगा? रूट दुगुना। अब यहाँ फॉर्मूला है, आवर्त काल का सूत्र बराबर क्या होता है? टी बराबर 2 पाई रूट अंडर 1/g, रूट अंडर 1/g। अब कह रहा है कि टी है इसका आवर्त काल, एल है लंबाई और जी है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब ये दुगुना हो जाए तो फिर देख लीजिए क्या होगा, √2 इसमें से निकलेगा। तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/g, 1/g 2 पाई यहाँ निकल जाएगा 2g। तो √2 का 2g तो बराबर कॉमन हो जाएगा, इसलिए आवर्त काल इसका √2 गुना ज्यादा हो जाएगा। बस में अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर पड़ता है। इसका प्रमुख कारण गति का जड़त्व। एक गोली टकराती है, एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस क्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? केवल संवेग। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। 1 से कम में तो चलेगा भी नहीं ना जी, कॉमन सी बात है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलते हैं तो ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। कम गतिज ऊर्जा क्यों? क्यों ट्रक का भार ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो भार ज्यादा है ना जी यहाँ। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले फर्स्ट लॉ को भी कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत, यानी जड़ता का सिद्धांत भी कहते हैं। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जाता है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है। एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई होगी, तो गैल्वेनोमीटर की सुई होगी शून्य के बाईं तरफ, शून्य के बाईं तरफ। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो अल्फा कण का, जिसका द्रव्यमान भारी। एक ही फॉर्मूला है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊपर स्थिर है स्थितिज ऊर्जा, चल रही है तो गतिज ऊर्जा। इतनी स्थिति बनाई हुई है तो स्थितिज और चलते हुए गतिज दोनों ऊर्जा उसके सामने है। नेक्स्ट, गति का सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में S का मतलब है t सेकंड में तय की गई दूरी। S बराबर दूरी। मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान क्या है? त्वरण का मान क्या है? शून्य है। शून्य है। टी समय में एक समान वेग से बढ़ता जा रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा? शून्य होगा। गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ध्यान रखिएगा, काइनेमेटिक्स गति का अध्ययन होता है, काइनेटिक्स नहीं, काइनेमेटिक्स को गति का अध्ययन करते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरना की आशंका का कारण है जड़त्व। और जड़त्व में कौन सा? जड़त्व, तो जड़त्व में कौन सा? तो विश्राम जड़त्व। क्यों? कि रुका हुआ है, एकाएक चल रहा है, तो रुकने पर चलेगा तो विराम जड़त्व।
1 किलो पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? 10 के पावर 17 जूल। 10 के पावर 17 जूल। रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। ठीक है, टोटल न्यूटन का बल कितना लग रहा है? 20। 10 इधर, 10 इधर, इधर घर्षण विहीन क्षेत्र है, तो बल कितना लगेगा? जी इसमें कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ दल जी का मान भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्क्वायर। चारों ओर से बल हो जाएगा बराबर, तब वस्तु यहीं रुके रहेगी। 0 न्यूटन का बल। रेखांकित ग्राफ में वेग का मान क्या होगा? वेग का मान आप देखिए, यहाँ डिग्री में कितना का मान दिया है? 30 डिग्री। तो वेग का सूत्र बराबर क्या होता है? विस्थापन बराबर समय। तो विस्थापित कितना हो रहा है? ठीक, अब देखिए यहाँ 10 30 डिग्री का मान लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल आप बनाते हैं, तो OAC में 10 30 डिग्री का जो मान आएगा वही होगा। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। न्यूटन की गति में कितने नियम है? तो न्यूटन की गति में 3 नियम है। एक अश्व शक्ति बराबर 746। विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना किया जाए तथा पिंड के वेग को आधा कर दिया तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आधी। आधी। यदि एक पेंडुलम के दोलन गति करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। क्यों? कि गुरुत्वीय जी के त्वरण का मान 1/6 हो जाएगा, तो दोलन काल क्या हो जाएगा? जी के मान पर टी का दोलन काल बढ़ जाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने से तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। हवा के बूंदे गोल होने के कारण, गोल होने का जब भी पूछे तो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी कमानी तो स्थितिज। ऑप्शन नंबर बी। 50 न्यूटन 50 न्यूटन के एक बल को एक्स अक्ष पर घटक 3n है। 50 न्यूटन का एक बल है, एक अक्ष पर 30 न्यूटन का, इसका वाई अक्ष की दिशा का घटक क्या होगा? निकाल तो नहीं पाइएगा, बहुत टफ है निकालने की प्रक्रिया, याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या, 50 न्यूटन का एक बल, 50 न्यूटन का एक बल है और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ए जानते हैं 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर 2500 माइनस 900, तो बी बराबर 1600/40। अतः 50 एन एक्स एक्स पर 30 एन है, तो वाई एक्स पर इसकी दिशा कितनी होगी? 40 एन होगी। ठीक है, क्यों? एक और फॉर्मूला है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला ये है कि आपने ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे। ये मान लीजिए हाइपोटेनस हो गया और इसका हाइट हो गया, यानी P/B वाला फॉर्मूला आप जान रहे हैं। ठीक है, तो B/H भी जान रहे हैं नहीं, तो ये मान लीजिए P है, तो B, तो इसका आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अगर आप जान रहे हैं तो निकालने के लिए आराम से, जीरो दोनों में है तो जीरो को जीरो हटा देंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 गया 16, और ये क्या रहता है अंडर रूट में, ठीक। 16, तो 16 का हो गया निकल के 4। जब जीरो था तो जीरो बैठा देंगे, 40। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो मात्रा स्थिर है, यानी m में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी मात्रा स्थिर है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं P बराबर mv। m स्थिर रखेंगे नहीं, कह रहा है पिंड की गति दुगुनी हो गई है, गति क्या हो गई है, v दुगुना हो गया है, जितना है उतना। तो किसमें कौन सा दुगुना हुआ है, तो a जितना है, तो इसको v निकालने के लिए क्या करेंगे, p बाई m, और a दुगुना हो रहा है तो e स्थिर है, तो a दुगुना होगा तो संवेग p बराबर क्या है, संवेग दुगुना हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है, आराम से आपको पता है, पहले से पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट है, थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रहा है, उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है किसका, कार्य का जो मात्रक होता है वही मात्रक किसका होता है, ऊर्जा का। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, अधिकतम चाल वही होगी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 100 ग्राम द्रव्यमान की पिंड एक निश्चित बल कार्य करता है जिसमें 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल का मान क्या होगा, कह रहा है कि m दिया हुआ है 100 ग्राम, समय है इसका 25 सेकंड, u है 0, v है 50, ठीक है। तो आप v बराबर u प्लस at का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। v बराबर u प्लस at का फॉर्मूला पता होगा। अब त्वरण यहां निकालना है तो v माइनस u बटा t कर देंगे। अब देखिए 50 माइनस 0 बटा 25 करेंगे तो 2 आएगा, आपको 2 आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या करना है, F बराबर ma वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, F बराबर ma। अब F कितना है, m तो 100 ग्राम है और a निकल के कितना आ गया 2, तो 2 निकल के आ गया 100 गुने 2 यानी 200, 200 200 200 डाइन, तो क्रमशः 2 सेंटीमीटर पर सेकंड त्वरण निकला। पहला से त्वरण निकाल लिए, दूसरा से हम निकाल लिए बल, तो 200 डाइन बल। वेग त्वरण और तय की गई दूरी के बीच संबंध है, सही संबंध है, वेग त्वरण v बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि स्थायित्व में वृद्धि होने से बच सके। एक क्रिकेटर खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे खींचता है, ऐसा चोट लगने से बचता है, ये किस पर काम करता है, तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुनी कर दे तो इसका नया दोलन काल कितना होगा। तो वही ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, t बराबर 2 पाई एल बाई जी, तो जी जो है एल बाई जी 9 सेकंड कर दिया तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 सेकंड हो जाएगा। एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट का पेच खोलता है, जबकि वो 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस नट को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो लंबे लीवर की आवश्यकता कितनी होगी, ठीक है।
सबसे पहले एक मैकेनिकल 150 न्यूटन के बल से नट को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। इस नट को 50 न्यूटन बल द्वारा खोलना चाहता है, ठीक है, तो 1/2 मीटर लंबे नट की और आवश्यकता उसको होगी। अब ये कैसे होगा, तो ध्यान रखें 40 मीटर है, 150 मीटर से मैक्सिमम वो खोल सकता है, ठीक है। यानी 40 सेंटीमीटर से 150 न्यूटन का बल लगा सकता है। नहीं तो 50 न्यूटन के बल के लिए क्या चाहिए, देखिए इसको ठीक से समझेंगे। पहला स्थिति क्या है, आप पहले टॉर्क यानी इसको बोलते हैं बल, इसको बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल आघूर्ण यानी इसको टॉर्क से टी बराबर होता है टॉर्क एफ गुने डी। एफ क्या है, यहाँ बल है, और डी क्या है, लीवर की लंबाई है, F1 D1 ही हो जाएगा। तो टी बराबर F1 D1 होगा, तो 150 गुने 40, पहला कंडीशन ये हो जाएगा, ठीक है। F1D1 बराबर F2D2, तो F2D2 होगा तो 150 गुने 40 यहाँ होगा, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 50 मीटर छोड़ना था तो कितने लंबाई चाहिए, तो D2, तो D2 निकालना है, तो 150 गुने 40 कितना होगा, 15 चौका 60, 6000 बराबर D2, ये 50 आ जाएगा, एक यहाँ से यहाँ कट गया, बराबर 120 सेंटीमीटर। जब 120 सेंटीमीटर आएगा तो उसी को मीटर में पूछ रहा है, 1.2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ऊपर उठने वाली लिफ्ट एक भार मापक यंत्र पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए तो मापन स्केल प्रदर्शित करेगा, अधिक वजन, अधिक वजन, अधिक वजन। न्यूटन बलय, न्यूटन का बलय, न्यूटन बलय उत्तल लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों ओर पाया जाना एक रंगीन बलय है। उत्तल लेंस के संस्पर्श, ध्यान रखिएगा न्यूटन बलय क्या है, तो उत्तल लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों तरफ पाया जाने वाला एक रंगीन बलय है, जिसको न्यूटन बलय कहते हैं। किसी बंदूक के प्रतिक्षेप एक उदाहरण है रैखिक संवेग संरक्षण का। रैखिक क्योंकि जितने जोर से आप आगे गोली चलाएंगे उतने से पीछे धक्का देता है। त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है, पिंड चाल एक सतत बदलती रहती है। त्वरित गति, पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, त्वरण 0.5 सेकंड है, तो 10 सेकंड बाद कितना का 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मूला आप जानते हैं, v बराबर u प्लस AT। v है निकालना है, u है प्रारंभिक वेग, तो v यहाँ u है 2 मीटर, त्वरण है 0.5, समय है 10 सेकंड। गुना करेंगे, v बराबर 2, 10 प्लस 5 हो जाएगा 5, तो v बराबर 5×2 7 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। स्थिर स्थिति, स्थिर स्थिति से गति करने के लिए वस्तु का 4 सेकंड में वेग 2 मीटर पर सेकंड होता है, तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। कह रहा है t बराबर है 4 सेकंड, v बराबर है 2 मीटर पर सेकंड, u है 0, तो v बराबर क्या होगा, तो दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। तो अब आपको निकालना यहाँ क्या है दूरी, तो यहाँ देखिए क्या निकालिएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा a, त्वरण निकालिए कितना है, v प्लस यू प्लस AT से त्वरण निकालिए 0.5। अब आइए ई वाला फॉर्मूला पर रखेंगे, s प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 0 प्लस 1/2, 1 गुना 1/2 गुना 4 गुना 4 बराबर 4, 0.5 मीटर यानी 1/25 मीटर यानी 4 मीटर इसका
आंसर होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण वही बात है, v बराबर u प्लस ए टी। अगर आपको पता है तो v माइनस यू बटा टी, v प्लस यू बटा टी, तो a v माइनस यू बटा टी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बदलना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आपको पहले ही बताया बड़ा से छोटा में आना है, तो 108 बटा 1 है, करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 बटा 18। ठीक, 18 18 18 8 18 छक 18 95 18 छक की टोटल 100, 108, 6 गुने 5 बराबर 30 मीटर पर सेकंड। यदि 5 सेकंड में वस्तु का वेग बढ़कर, तो संवेग बढ़कर 40 किलोमीटर केजी 40 केजी मीटर पर सेकंड होता है, कि इसमें कितना बल लगाने की जरूरत है। बल क्या है, संवेग परिवर्तन बटा समय। बल बराबर क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है, बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 40 माइनस 0 बटा 5 बराबर 8 न्यूटन। कौन सी भौतिक राशि संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाई जाती है, संवेग और वेग के अनुपात को, तो P बराबर mv, P बराबर mv। कर है संवेग और वेग का अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात, संवेग यहाँ है, वेग ये है, P बराबर v बराबर m, यानी मात्रा, द्रव्यमान। निम्न न्यूटन का कौन सी गति नियम बल को परिभाषित करता है। तो आपको पता है न्यूटन का कौन सा गति बल के नियम को परिभाषित करता है, पहला से बल का परिभाषा मिलता है और जड़त्व का भी। नेक्स्ट है कि 2 न्यूटन का बल 2 किलोग्राम पदार्थ पर लगाने से जो त्वरण मिलता है, उस त्वरण का कितना, वह उस त्वरण का कितना गुना होगा यदि यही 2 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम पदार्थ पर लगाया जाए। कह रहा F1 बराबर 2 न्यूटन, M1 बराबर 2 किलोग्राम। तो A1 क्या होगा, तो पहले F1 A1 में निकाल लेंगे, F1 बटा M1, 2/2 1 मीटर पर सेकंड त्वरण है। F बराबर M में से त्वरण निकाल लेंगे ना जी, ये निकालना होगा तो F बटा M हो जाएगा, तो एक ही हो गया। अब F2 निकालना, F2 2 है, M2 कितना है, 4 है, A2 बराबर F बाई M 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2। ठीक है, तो 1 बटा 2। दो पदार्थ A और B का द्रव्यमान समान है, उनका वेग 2v और 5v है, तो A और B के बीच गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, 4 बटा 25, 1/2 mv स्क्वायर होगा ना जी। तो बाकी तो कट जाएगा, m/2 बल बराबर है, देखिए एक सेकंड रुकिए समझा देता है, एक सेकंड रुकिए दोस्त। ये वाला फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का पता है ना आपका, 1/2 m1v1। तो द्रव्यमान क्या है, बस समान है, तो 1/2 m1v1 स्क्वायर, फिर कितना होगा 1/2 m1 m2 v2 स्क्वायर हुआ, m2 v2 स्क्वायर हुआ। अब आइए 1/2 m2 v2, अब कह रहा है कि ये बराबर है, यानी m1 जितना है उतना a भी है, तो a भी m और a भी m, यानी e बराबर है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर बराबर v1 v2, और v1 v2 कितना दिया है, ये 2 का है, तो 2v का स्क्वायर, ये 5v का स्क्वायर,
नहीं, तो भी से भी खत्म, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। तो बर्नौली के प्रमेय पर। क्या है कि बर्नौली के प्रमेय के आधार से जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पे तेजी से आती है तो वायु का दाब क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई गाड़ी तेज, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसके बीच का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो अंदर घुस जाएगा। इसलिए आने जाने वाले गाड़ी के करीब नहीं खड़ा होना चाहिए, वो अपने अंदर घुसा लेगा आपको। निम्न से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर काम नहीं करता है? तो सही उत्तर है अभिकेंद्रक, अभिकेंद्रक। नेक्स्ट है, जी का मान कितना होता है? तो जी का मान हमेशा नियतांक होता है 6.67 गुना 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर, केजी -2। ठीक है, ध्यान रखिएगा आराम से। न्यूटन 6.67 गुना 10 के पावर -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको न्यूटन, इसको मीटर, इसको पढ़ेंगे पर केजी स्क्वायर। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 10 होता है, जितना कम होता है तो 1/6 भाग होता है। केपलर की ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार परिक्रमा कर रहे ग्रह की परिक्रमा टी समय में उसकी कक्षा की त्रिज्या r का संबंध है t² r/3। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा। ग्रहों की गति के केपलर नियम अनुसार, केपलर के नियमानुसार ग्रहों की गति क्या होता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल पर समान क्षेत्रफल पार करती है। ध्यान रखिएगा, ग्रहों के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर, यह भूमध्य रेखा, ध्रुव पर जाइएगा जी का मान बढ़ेगा, फिर नीचे आइएगा जी का मान घटेगा। नेक्स्ट है, छूट गया था, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F निम्न रूप से परिवर्तित होती है। तो आपको भी पता है F 1/r², उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए r²। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो सही उत्तर है कोपरनिकस। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग होता है कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इनमें से कौन सा कथन सही कथन चुनना है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है जबकि भार बदलता है, यही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से होगा अधिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होगा? अधिक, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होता है। तो चंद्रमा पर प्लायन वेग कितना होता है? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। यह स्क्वायर लिखने का मतलब है 9.8 मीटर, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर ये लिखा गया है, इसीलिए -2 का मतलब यहाँ 2 हटेगा तो बटा में आ जाएगा, स्क्वायर रहेगा, माइनस हट जाएगा। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं।
नेक्स्ट, एक वस्तु की ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है। नेक्स्ट, g का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। याद रखने का चीज है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होगा, क्योंकि जब उच्चतम बिंदु पर जाएगा तो यहाँ वेग 0 हो जाएगा, फिर वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। गुरुत्वाधीन के नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो दूरी तय करता है और किस पे निर्भर है? समय के वर्ग, s बराबर 1/2 GT स्क्वायर। एक पत्थर को भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो भवन की ऊंचाई क्या है? फॉर्मूला वही है, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ut कितना है? u है 0, t ऑटोमेटिक हो जाएगा 0, नहीं गुना किसी से होगा 0, 1/2, g का मान 9.8 और t है 4 सेकंड, नहीं तो गुना कर लीजिए, तो करिए गुना तो 78.4 आएगा। निम्न में से कौन किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? ग्रहों को उनके कक्षा में बांधे रहने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। पृथ्वी के तल पर किसी वस्तु का प्लानबल किस पर निर्भर करता है? प्रक्षेप किए जाने के स्थान पर। एक पुल, एक पत्थर, नदी स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, 5 सेकंड समय। मैथ बनाएंगे, ज्यादा समय लगेगा, बना लीजिएगा। अगर फॉर्मूला आपको फिर वही h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, जो जो दिया उसका मान रखेंगे, मान निकल के आ जाएगा आपको 122.5 मीटर। ठीक है, सब वैसे ही बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्प्लवकता, दाब और पृष्ठ तनाव घनत्व। तो वायुयान कार्य करता है किस पर? बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 1। बरसात की बूंदों का गोल का कारण? सरफेस टेंशन, सतही तनाव, ऑप्शन नंबर बी। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है। असमान त्रिज्या नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1:2 में हो और असंपीडनीय द्रव के नली में प्रवेश कर रहे हो तथा बाहर निकल रहे, तो द्रवों का वेग का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा, सीधा इसका उल्टा हो जाता है। पानी के घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है, याद रखिएगा, पानी का घनत्व 1 g ग्राम पर सेंटीक्यूब होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक लचीला है, इलास्टिक है? तो सबसे अधिक इलास्टिक होगा इसमें कौन? स्टील। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी के घनत्व से अधिक होगा, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो पानी में वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। हुक के नियम के अनुसार कम विरूपण के लिए प्रतिबल बराबर विकृति, प्रतिबल बराबर होता है विकृति का, F वर्सेस E। गिलास में पानी का बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाबू, आयतन वही रह जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में डैश डैश के बराबर होती है, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ये किसका नियम है? आर्किमिडीज का थ्योरी है, जिसको क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? केशिकत्व एक कारण नहीं है। सियाही सोखना केशिकत्व के कारण होता है, सूती वस्त्र में बूंदों में फैलना केशिकत्व, जड़ों के पत्तों और ऊपर उठना, भूमिगत जल का ऊपर उठना क्या है? केशिकत्व के कारण नहीं है, सिर्फ उसका कारण नहीं। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि
प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात उसमें अधिक होगा, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात अधिक होगा। लोहे की तिल्ली से भरी एक नाव तालाब में के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दी जाए तब पानी का स्तर घटेगा। क्या होगा? घटेगा। सेफ्टी ग्लास में बुलेट प्रूफ ग्लास के सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? कि उच्च तनाव को झेल सकता है, उच्च तनाव को झेल सकता है। दाब घटाने पर बर्फ का गलनांक, ध्यान रखिएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। एक हवाई जहाज के पंखे पर हवा बह रही है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दबाव कम हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है? सही उत्तर है तांबा। यहाँ दिया हुआ है तांबा घनत्व 8.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, एल्यूमिनियम का 2.7, कांच का 2.8 और पानी का 1। नेक्स्ट है हीट। उष्मा गति के द्वितीयक नियम का तात्पर्य है किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। नेक्स्ट, तापमान का एसआई क्या है? तापमान का एसआई क्या है? तापमान का एसआई क्या है? केल्विन। तापमान का एसआई क्या है? केल्विन। पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? पानी का क्वथनांक यानी उबलता कितने में? तो 100 डिग्री। ऑक्सीजन गैस मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, ऑप्शन नंबर सी 7/5। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण डैश डैश कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण कहलाता है अभिवहन। अभिवहन। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाएगा। जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। आदर्श गैसों के संबंध में समतापीय परिवर्तन उसकी ऊर्जा डैश पर स्थिर रहती है। एक सौर ऊर्जा हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जब बादल छाए हुए हैं तब, यानी जो सोलर से हीटर चल रहा है, जब बादल छाएगा तो उस पे सोलर पैनल पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं तो जलेगा नहीं, तो गर्म जल मिलेगा नहीं। सिंपल बात है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब वृद्धि के साथ, यानी उसका क्वथनांक दाब में वृद्धि होता है तो बढ़ता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है। संगलन यानी कोई चीज गलता है, ठीक है, तो उसके लिए गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो ठोस से जो द्रव में परिवर्तन होगा वही ना, ठोस से द्रव में ही परिवर्तन होगा। यानी ठोस होगा तो गलने के लिए, वाष्पन होगा तो वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा। सिंपल बात है। पानी घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऊनी सूती कपड़े गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं, अवशोषक नहीं, रोधक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है। 40 डिग्री को फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, F बराबर 9/5C प्लस 32। पहले भी आपको बताए हैं, इस पर डाल के निकाल लीजिए। फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 9/5 गुने 40 प्लस 32, 8×5 = 40, 9×8 = 72 प्लस 30। एक सेकंड, तो 9×8 हो गया 72 प्लस 3, 7×3
10 100 तो डिग्री 100 सॉरी 9 × 8 = 72। हाँ +32 सॉरी यहाँ 32 है ना, +32 +32 तो 72 +32 104। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन। यदि वायुमंडलीय दाब पारे को 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी का तापमान उबलेगा। तो पानी किस पर उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम पर। क्यूरी का तापमान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्यूरी का तापमान किससे संबंधित है? क्यूरी का तापमान किससे संबंधित? चुंबकत्व से। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सिलसिले पैमाने पर 5 गुना पाठ्यांकांक होगा। फिर 5 गुने पूछ रहा है, जितना होगा फ़ारेनहाइट से 5 गुना कितने पर होगा? फॉर्मूला पर रख के बना लेंगे। सही उत्तर होगा 10 डिग्री। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित ताप है -273.15 सेंटीग्रेड। एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो भट्ठी के सामने खड़ा है तो विकिरण द्वारा। शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है, इंसुलेशन आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। इंसुलेशन सौर विकिरण। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। उष्मागति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो दूसरा नियम क्या कहता है कि नॉर्मली क्या है कि ऊष्मा अधिक से कम की ओर जाएगी, नहीं, लेकिन कम से अधिक ले जाने के लिए कोई ना कोई सामग्री यूज करना होगा। तो ये नियम कौन कहता है? दूसरा नियम। वह यंत्र जो अत्यधिक ताप क्रम को नापता है तो पायरोमीटर। किस ताप क्रम पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट डिग्री का मान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2×10⁻³ जूल होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? किसी संकाय पर ताप स्थिर रखने का उपकरण को कहते हैं थर्मोस्टेट। फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है? 180 फ़ारेनहाइट का। कांच के फ्लक्स से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लक्स के द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान होगा। तो देखिए 0 सेंटीग्रेड पर 5 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20। वही फार्मूला लगाना है आपको और फार्मूला लगाने पर आप यहाँ देख सकते हैं M1S1 T1 - T2 M2S T1 - 0 + M² + L। तो क्या है 20 ग्राम जल है 45 - T1 और 5 ग्राम को T1 45 × 80 क्या होगा इसका वैल्यू। जैसे आप निकालेंगे तो T बराबर है कितना 20 डिग्री, तो दोनों का मिश्रण का तापमान होगा 20 डिग्री। यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो कितने तापमान पर उबलता है? तो शुद्ध पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान को किस इकाई में मापा जाता है? तो डिग्री सेंटीग्रेड में।
ऊष्मा की वह मात्रा कैलोरी कहते हैं जो 1 ग्राम जल को के ताप को निम्नलिखित अंश या डिग्री से बढ़ा देता है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे उस मात्रा उस वस्तु का कैलोरी कहते हैं। ठीक है। ऊष्मा का स्थानांतरण का कारण है ताप का अंतर, यानी एक जगह ताप ज्यादा एक जगह ताप कम तो यहां से यहां स्थानांतरण, अगर दोनों जगह तापमान बराबर हो जाएगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। और ताप हमेशा जो ज्यादा गर्म होगा से कम गर्म और प्रभाव करेगा। 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ और 10 डिग्री तापमान पर 1 किलोग्राम पानी मिला तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो पहले वाला आपको याद होगा, तो 0 डिग्री से कम। 5 फ़ारेनहाइट केल्विन स्केल में बदलिए। तो इसका तरीका यही है, F-32/180 और इसके फार्मूला को रख के आप बदल सकते हैं, बराबर K-273/100 और लास्ट में आप बदलिएगा तो इसका 258 केल्विन आंसर आएगा। ये फार्मूला याद रखे रहिएगा, इस फार्मूला पर बदला लीजिएगा। F-32/180 और K-273/100। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो माइका। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी। 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री, वहीं 9/c से निकाल लीजिएगा, -40 डिग्री माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पर बराबर ही होता है। मनुष्य के शरीर का समान तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए चाहिए क्या? सिलिकॉन। अर्धचालक। किस रंग के सतह के ताप का विकिरण सर्वोत्तम है? तो काला। किरचॉफ्स लॉ के अनुसार से अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। काला क्या है? सबसे अच्छा अवशोषक है। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि तरंगे किसके रूप में विचरण करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। गलत कथन का चयन करना है। तो सूक्ष्म तरंगे दैर्ध्य की लंबाई 1 मीटर से 100 मीटर की परास में होती है, सही बात है। दृश्य तरंगों का पारस 1.2 1.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से लेकर 3.35 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है, ये बात भी सही है। एक्स किरण रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होता नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर सी तो सही उत्तर होगा। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंगों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित होता है? तो ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण पोलराइजेशन से होता है। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? एक्स किरण। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। स्थिर जल में पत्थर गिरने से उत्पन्न तरंगे हैं अनुप्रस्थ प्रगामी। अनुप्रस्थ प्रगामी। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है पराध्वनि। निम्नलिखित में कौन सा विकिरण सबसे कम दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य का होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य का होता है। ऑप्शन बी, गामा किरणें। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है? तो हमेशा याद रखेंगे ध्वनि तरंग ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होता है, और अनुदैर्घ्य में क्या होगा? यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग होगा। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य का 20 से 20,000 और पराश्रव्य 20,000 से अधिक। किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन में किया जाता है? तो लेजर। एक्स किरण का एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि। ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है।
एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए किरणों का गलत प्रयोग करता है, किस किरण से उसे सही प्रयोग करना चाहिए? एक्स-रे से। एक्स-रे से। टेलीविजन का सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे दोनों स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाता है। पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां तक नहीं पहुंचता। ऑप्शन नंबर डी। तरंगे जो किसी धातु में संचारित होती है, धातु में संचारित होगी तो अनुदैर्ध्य भी होगा और अनुप्रस्थ भी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एक तरंगदैर्घ्य 0.8 से 24 चक्र पूरा करते तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 1 सेकंड में 24/8, 24 गुने 10/8, 30 चक्र। 30 चक्र बराबर 30 हर्ट्ज। निम्नलिखित अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम इनमें कौन सी सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य का विकिरण है? माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे। नेक्स्ट, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है भी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है, इसे कहता है मुक्त कंपन। निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र पर पड़ता है? तो सही उत्तर है 5000 एंगस्ट्रॉम या 5100 नैनोमीटर। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा कहाँ? स्टील में। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तरत्व कभी भी निर्भर करेगा किस पर? आवृत्ति पर। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है कांच की रुई। अगर ध्वनि की मात्रा अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसका मात्रा परिवर्तन नहीं होता? तो कभी भी कहीं से कहीं जाए तो याद रखिएगा आवृत्ति कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित करती है तो ठोस में। प्रतिध्वनि सुनाई देगी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, सोनार का संक्षिप्तकरण है साउंड नेगेशन एंड रेंजिंग। मानव के लिए श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। ध्वनि तरंग को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। मानव को कान ध्वनि के लिए उपयुक्त होती है 45 डेसिबल तक की ध्वनि के लिए। एक प्रवर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम दूरी होती है v/20। v/20। ध्वनि गति v के माध्यम घनत्व p के मध्य का क्या रिश्ता है? तो v² वेरिजेस 1/p या v² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल ध्वनि के तीव्रता। 20 से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि श्राव्य या ऑडिबल ध्वनि कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम से। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होगी। वायुयान कितना होगा? तो 100 डेसिबल। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है क्या? ध्वनि कोई भी चीज चलेगी तो अपने साथ ले जाएगी ऊर्जा। पराश्रव्य कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किस माध्यम नहीं निम्नलिखित में श्रव्य 20 से कम, श्रव्य 20 से 20,000 और पराश्रव्य 20,000 से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है? तो ध्रुवण। ध्रुवण किसके द्वारा होता है? प्रकाश। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? ऑब्वियस है ठोस। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि की वेग से अधिक। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। डेसिबल सेल किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ध्वनि की तीव्रता। मैथ को छोड़ देता है, समय लग रहा है। नेक्स्ट है प्रकाश। एक दूरदर्शी अभिदृश्य लेंस के स्थान पर